वेलकम टू स्टडी क्लासेस। अपने मैथमेटिक्स के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे वेक्टर अलजेब्रा यानी सदिश बीजगणित की। उसके अंतर्गत सदिशों का गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है इसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। इसके पहले हम लोग सदिश राशियां क्या होती हैं इनकी चर्चा कर चुके हैं। तो सदिश राशियों का गुणा कैसे ज्ञात होगा इसकी बात अगर करें तो सदिशों का गुणन दो तरीके से हो सकता है, अदिश गुणन और सदिश गुणन। यानी जब हम दो सदिश राशियों को गुणा करते हैं तो दो प्रकार की राशियां हमको मिल सकती हैं, अदिश राशि मिल सकती है और सदिश राशि मिल सकती है। जो अदिश गुणन है इसे डाट गुणन भी कहते हैं, डाट गुणन, और इसे क्रॉस गुणन कहते हैं। तो अब जब हम सदिश राशियों का गुणा करते हैं तो कैसे हमको अदिश और सदिश राशियां प्राप्त होंगी इसकी चर्चा अगर हम करें तो जब दो सदिश राशियों का इस प्रकार से गुणा किया जाता है कि हमको उनका गुणनफल एक अदिश राशि प्राप्त होती है, तो जो ये गुणनफल है ये अदिश गुणन अथवा डाट गुणन कहलाता है। और जो इस गुणन का मान है, अगर एक सदिश राशि है वेक्टर ए और एक राशि है वेक्टर बी, तो ए डॉट बी जो होगा ए बी cos थीटा के बराबर, माने ए और बी का अदिश गुणन डॉट गुणन यानी स्केलर प्रोडक्ट का मान उन राशियों के परिमाणों और उनके बीच की कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर। दो सदिश राशियों के अदिश गुणनफल का मान उन राशियों के परिमाणों और उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात हुई ए डॉट बी यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान। अब यहां पर ए डॉट बी जीरो का होगा यदि नंबर एक बात ए जीरो हो, माने वेक्टर ए शून्य सदिश हो। नंबर दो, अथवा नंबर दो क्या हो सकता है, बी जीरो हो। और तीसरी बात और हो सकती है cos थीटा जीरो। तो cos थीटा जीरो का मतलब हुआ वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों परस्पर लंबवत हो। कहने का मतलब ये हुआ कि या तो ए जीरो हो या बी जीरो हो अथवा दोनों सदिश परस्पर लंबवत हो। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ए और बी अशून्य सदिश हैं तो उनका अदिश गुणन शून्य तभी होगा जब दोनों परस्पर लंबवत होंगे। अगर दो अशून्य सदिशों का गुणन अदिश गुणन शून्य है इसका मतलब है कि दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे, अन्यथा शून्य उनका अदिश गुणनफल का मान शून्य नहीं हो सकता है। अगर थीटा का मान जीरो हो जाए तो दोनों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। अब बात आती है एकक सदिश जो होते हैं, लंबवत एकक सदिश, उनके गुणनफल। आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई क्योंकि एकक सदिश है परिमाण एक हो जाएगा और आई का आई के साथ कोण जीरो यानी एक होगा। आई डॉट आई एक, इसी प्रकार से जे डॉट जे और इसी प्रकार से के डॉट के, ये तीनों मान एक। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद होनी चाहिए। वैसे 11th फिजिक्स में आप इसको पढ़ भी चुके हैं। अगर हम आई डॉट जे निकालें तो एक cos 90 और cos 90 की वैल्यू जीरो होगी, तो आई डॉट जे जीरो हो गया। इसी प्रकार से जे डॉट के और इसी प्रकार से के डॉट आई,
और इनकी वैल्यू 0 होगी। ये बात आपको याद होनी चाहिए, इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़नी। अब अगर हम अदिश गुणन ज्ञात करें, वेक्टर ए बराबर a1i a2j और a3k, और वेक्टर बी बराबर b1i b2j और b3k, तो a डॉट b क्या होगा? a1i a2j और a3k और डॉट b1i b2j और b3k, और जब हम इनका डॉट गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? a1 a2 और i डॉट i इससे प्लस a1 b2 i डॉट j a1 b3 i डॉट k, इससे सबका तीनों का गुणा हो गया। इसी प्रकार से प्लस a2 b1 j डॉट i a2 b2 j डॉट j और a2 b3 j डॉट k, और फिर इसी प्रकार से a3 b1 k डॉट i a3 b2 k डॉट j और a3 b3 k डॉट k, तो a1 a2 i डॉट i 1 हो गया, यहाँ से i डॉट j 0 हो जाएगा, i डॉट k भी 0 हो जाएगा, k डॉट i लिखें या i डॉट k लिखें एक ही बात है, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, a2 b2 ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, और आपके पास बचा a3 b3, माने वेक्टर a प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान आएगा a1 a2 धन a1 b1, यहाँ a1 b1 a2 b2 और a3 b3, मतलब क्या हुआ? i वाले का i से गुणा, j वाले का j से गुणा और k वाले का k से अगर चिन्ह सहित गुणा कर दें तो हमको वेक्टर a और b का यानी वेक्टर a डॉट वेक्टर b हमको प्राप्त हो जाएगा। अगर हम दो सदिशों का सदिश अदिश गुणा कर रहे हैं तो उनके हमको जो i j और k के गुणक हैं, कोफिशिएंट हैं, उनको आपस में गुणा करना होगा, और इस प्रकार से हमको उनका अदिश गुणा प्राप्त हो जाएगा। अब बात आती है कि अदिश गुणनफल किन किन नियमों को लागू करता है। a डॉट b बराबर b डॉट a, यानी क्रम विनिमय नियम लागू होता है। अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी a डॉट b बराबर b डॉट a होता है। अदिश गुणनफल वितरण नियम का भी पालन करता है। a डॉट b प्लस c बराबर a डॉट b प्लस a डॉट c, a डॉट b प्लस a डॉट c अदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। और अगर हम किसी अदिश से गुणा करें किसी वेक्टर क्वांटिटी को a डॉट b को, तो इस मान को हम इतना भी लिख सकते हैं लैम्डा a डॉट b बराबर वेक्टर a डॉट लैम्डा b, और ये सब मान समान आएंगे, इनमें से चाहे जो मान लिखा जाए ये तीनों मान बराबर आएंगे। और अब अगर हम एक सदिश का किसी रेखा के साथ प्रक्षेप ज्ञात करें, सदिश का रेखा के साथ प्रक्षेप, किसी सदिश का रेखा के साथ प्रक्षेप कैसे ज्ञात किया जाएगा, इसकी बात अगर हम करें तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर ए बी कास थीटा होता है, और इसका प्रयोग करके हम अगर एक सदिश है वेक्टर a और ये है वेक्टर b और इनके बीच का कोण है थीटा, तो वेक्टर a का b की दिशा में प्रक्षेप का मतलब हुआ कि ये वाला, और ये मान आप जानते हैं a कास थीटा, यानी सदिश वेक्टर a का रेखा के साथ प्रक्षेप वेक्टर a का वेक्टर b की दिशा में प्रक्षेप क्या होगा? a कास थीटा,
अब a cos थीटा का मान कैसे निकलेगा? ये इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, b से ऊपर नीचे गुणा कर दिए और ऊपर क्या है? वेक्टर a डॉट वेक्टर b, यानी वेक्टर a का वेक्टर b की दिशा में प्रक्षेप इससे निकल सकता है। अगर वेक्टर b का वेक्टर a की दिशा में प्रक्षेप हो तो यहाँ पर बटे में a हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रक्षेप निकाल सकते हैं। महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है परीक्षा के लिए। अब इसके जो प्रश्न हैं वो कुछ इसी तरीके से हो सकते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने चर्चा की थी कि दिए गए 3 बिंदु एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो कौन से त्रिभुज के शीर्ष हैं इसकी बात की थी हमने। वहाँ समकोण है या समद्विबाहु है या समबाहु है। यहाँ पर कुछ इसी तरीके से हो सकता है कि अगर 3 बिंदु दिए हैं और वो संरेख सिद्ध करना है तो 3 बिंदु संरेख होंगे यदि 2 छोटी भुजाओं का योग यानी परिमाणों का योग तीसरी बड़ी भुजा के परिमाण के बराबर हो जाता है। जैसे एक प्रश्न है, दिखाइए a -2 3 5 -2 3 5 b 1 2 3 तथा c 7 0 -1 संरेख। ये संरेख हमको सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ए बी निकाल लेंगे। हमारे पास OA दिया है -2i 3j 5k, OB दिया है i + 2j + 3 और OC दिया है 7i - 2i धन 3j धन 5k i धन 2j धन 3k और 7i - k। तो संरेख सिद्ध करने के लिए AB निकालेंगे। AB माने OB - OA, OB - OA करेंगे तो आपके पास आएगा 3i - j - 2 और BC OC - OB, OC 7i - i माने 6i, यहाँ से -2j और ये हो जाएगा -4 और AC या CA कुछ भी निकाल लें। OC - OA, OC - OA 9i 3j - 6। अब हम इनका परिमाण निकालेंगे। √9 1 4, 3 का वर्ग 9 -1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4, यानी ये हो गया आपका √14। BC का परिमाण निकालेंगे 36 4 और 60, तो ये हो जाएगा 56। और फिर AC का परिमाण निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 81 9 और 36, यानी 136। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं 2√14 और इसको लिख सकते हैं 3√14। अब हम यहाँ देखते हैं कि AB का परिमाण प्लस BC का परिमाण, ये दोनों छोटी भुजाएं हैं, √14 + 2√14 = 3√14 एंड = AC। तो ये परिमाण समान है। 2 छोटी भुजाओं का योग, उनके परिमाणों का योग तीसरी बड़ी भुजा के परिमाण के बराबर है, इसलिए हम कहेंगे, इसलिए ABC संरेख होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, संरेख सिद्ध करने के लिए पूछ लिया जाता है। आप इस तरीके से संरेख सिद्ध कर सकते हैं। एक प्रश्न है, यदि 2 सदिश वेक्टर A तथा वेक्टर B इस प्रकार हैं कि
इनके मापांक 2 तथा 3 हैं, क्रमशः 2 तथा 3 हैं, और a डॉट b का मान 4 है, तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मापांक ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे? वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मापांक का मतलब हुआ स्क्वायर, और अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं 2a डॉट b प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स 4, 2 इंटू 4 एंड 9, तो ये 13 हो गया, माइनस 1 यानी √5, तो a माइनस b का मापांक √5 हो जाएगा। इस तरीके से हम ये डॉट गुणा के सवाल हैं, इनको हम कर सकते हैं। आपसे संरेख सिद्ध करने के लिए पूछा जा सकता है, या एक सदिश, 3 सदिश दिए हुए हो सकते हैं, और ये कह सकता है कि दिखाइए ये तीनों किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, या इस तरीके के सवाल हो सकते हैं जिसमें हमको कुछ मान इस तरीके से ज्ञात करना होगा, सिद्ध करना होगा, तो उनको हम कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, थोड़ा अलग भी है, तो उसको कर रहे हैं। यदि a बराबर 2i प्लस 2j प्लस 3k, वेक्टर b बराबर माइनस आई प्लस 2j प्लस k, माइनस आई प्लस 2j प्लस k, वेक्टर c बराबर 3i प्लस j, 3i प्लस j, इस प्रकार हैं कि वेक्टर a प्लस लैम्डा b वेक्टर c पर लंब है, तो लैम्डा ज्ञात कीजिए। क्या होगा? a प्लस लैम्डा b, इसको हम d पढ़ लेते हैं, a प्लस लैम्डा, 2i 2j प्लस 3k, वेक्टर a का मान हो गया 2i धन 2j धन 3k प्लस लैम्डा माइनस आई 2j प्लस k। अगर हम i को एक जगह लिखते हैं तो 2 माइनस लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा, ये i हो जाएगा, ये j हो जाएगा, और ये 3 धन लैम्डा k हो जाएगा। अब चूंकि वेक्टर a प्लस लैम्डा b अर्थात वेक्टर d वेक्टर c पर लंब है, तो लंब है तो क्या होगा? लंब दो सदिश लंबवत होते हैं तो उनका अदिश गुणन 0 होता है, यानी वेक्टर d डॉट वेक्टर c का मान 0 आएगा। तो 2 माइनस लैम्डा i, 2 प्लस 2 लैम्डा j, 3 प्लस लैम्डा k, और इनका डॉट गुणा c के साथ 3i धन j बराबर 0। i का i से गुणा, 2 माइनस लैम्डा, j का j से गुणा, और k का k से गुणा, यहाँ k नहीं है इसलिए 0, तो 6 माइनस 3 लैम्डा, 2 धन 2 लैम्डा बराबर 0, यानी लैम्डा बराबर 8। ये हमारा उत्तर हो जाता है। अगर वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b वेक्टर c पर लंब है तो लैम्डा बराबर 8 होगा। ये हम चर्चा कर रहे थे दो सदिशों के अदिश गुणन की। अब बात करते हैं दो सदिशों के सदिश गुणन की। दो सदिशों का सदिश गुणन क्या होगा? यानी वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, इसका परिमाण जो होता है वो ab sin थीटा के बराबर होता है। यानी दो सदिशों के सदिश गुणन का परिमाण उन दोनों सदिशों के परिमाणों और उनके बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर। अब यहाँ पर अगर परिमाण न लगाया जाए तो a क्रॉस b का मान
ए बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर ए के बराबर होगा, यानी ए बी साइन थीटा गुणे यूनिट वेक्टर एन। अब यूनिट वेक्टर एन क्या है? एक एकक सदिश है जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा को दर्शाता है। एन की जो दिशा होती है वो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दोनों पर लंबवत होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर दो सदिश हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और बीच का कोण थीटा है, तो इनके जो क्रॉस गुणन की दिशा होगी ये जो दिशा होगी परपेंडिकुलर, यहाँ आप देखें ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा यानी यूनिट वेक्टर एन को दर्शाता है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक सदिश राशि है और इसका गुणनफल 0 तभी हो सकता है जब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों परस्पर समांतर हों। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों परस्पर समांतर हैं तो इनका सदिश गुणनफल 0 होगा। माने सदिश गुणनफल 0 तब होगा जब वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, दोनों अगर पैरेलल हैं सदिश तो इनका सदिश गुणनफल 0 होगा। अगली बात कि अगर इनके बीच का कोण 90 अंश है तो इनका गुणनफल, इनके गुणनफल का परिमाण उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर। यानी अगर थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 तो वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी और थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी यहां से क्या हो जाएगा ए डॉट बी बराबर 0 हो जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण जो होगा वो उनके सदिशों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। अब तीसरी बात अगर करें कि हम आई जे के का सदिश गुणन देखें, आई क्रॉस आई, तो एक साइन 0 यूनिट वेक्टर है यानी 0। आई क्रॉस आई का जो गुणन होगा वो 0 होगा, तो आई क्रॉस आई का मान 0, जे क्रॉस जे 0 और के क्रॉस के भी 0 होगा। यानी डॉट गुणन इनका 1 होता था और क्रॉस गुणन इनका 0 होगा। अगर हम आई क्रॉस जे निकालें तो के आएगा, के क्रॉस आई निकालें तो जे आएगा और जे क्रॉस के निकालें तो आई आएगा। ये बात आपको याद रखनी होगी। आई क्रॉस जे बराबर के क्रॉस आई बराबर जे और जे क्रॉस के बराबर आई। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है। तो किसके बराबर होगा? ये माइनस चिन्ह लग जाता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। माने अगर हम जे क्रॉस आई निकालें तो माइनस के बराबर आएगा, आई क्रॉस के निकालें तो माइनस जे के बराबर आएगा और के क्रॉस जे का मान ले तो माइनस आई के बराबर। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर त्रिभुज की संलग्न भुजाएं ए बी हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यदि ए बी त्रिभुज की संलग्न भुजाएं हैं, यदि ए तथा बी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं हैं तो क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 mod ए क्रॉस बी। ए और बी का क्रॉस गुणा करके मापांक निकाल लें और मापांक निकालने के बाद उसको अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो जो मान प्राप्त होगा वो हमको उस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रदर्शित करेगा। अगर समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हैं, अगला पॉइंट होगा, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हैं, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अगर संलग्न भुजाएं दी हुई हैं
समांतर चतुर्भुज के लिए, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो ए और बी के क्रॉस गुणन के परिमाण के बराबर हो जाएगा। और इस प्रकार से ये जो मान हुए, ये कुछ पॉइंट हुए जो हमको क्वेश्चन को हल करने में जरूरत होगी इनकी। ए क्रॉस बी का मान अगर हम निकालें A1i, A2j और A3, और वेक्टर B बराबर B1i, B2j और B3, तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B क्या होगा? A1i, A2j, A3k क्रॉस B1i, B2j और B3, और जब इनका हम क्रॉस गुणा करेंगे तो A1 B1 I क्रॉस I, A1 B2 I क्रॉस J और A1 B3 I क्रॉस K। इसी प्रकार से A2 B1 J क्रॉस I, A2 B2 J क्रॉस J और A2 B3 J क्रॉस K। इसी प्रकार से A3 B1 K क्रॉस I, A3 B2 K क्रॉस J और A3 B3 K क्रॉस K। तो I क्रॉस I 0 हो जाएगा, J क्रॉस J 0 हो जाएगा और K क्रॉस K 0 हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा? A1 B2 I क्रॉस J माने K हो जाएगा। A1 B3 K क्रॉस I का मान K क्रॉस I बराबर J होता है, I क्रॉस K लिखा है इसलिए ये माइनस J हो जाएगा। हमने बताया था अभी कि क्रॉस गुणन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, तो यहाँ I क्रॉस K लिखा है इसलिए ये माइनस J हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका माइनस A1 B3 और प्लस ये A2 B1 I क्रॉस J होता तो K हो जाता, ये आपका माइनस K, ये 0 होगा, J क्रॉस K ये I हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे K क्रॉस I, तो K क्रॉस I आपका प्लस J होगा, A3 B1 और J, और ये हो जाएगा A3 B2 K क्रॉस J माइनस I हो जाएगा, I वाला एक साथ, J वाला एक साथ और K वाला एक साथ लिखे हम तो हमारे पास मिलेगा A2 B3 माइनस A3 B2 I प्लस J A3 B1 माइनस B3 A1 और J और प्लस A1 B2 माइनस B1 B2 और ये इस तरीके से हो सकता है। सारणी का आप पढ़ चुके हैं A1 A2 A3 B1 B2। हमने जो आपको प्रसार का तरीका बताया है, हमारे सारणी के वीडियो आप देखेंगे तो आपको इसका जो एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट वो क्लियर हो जाएगा। हमने सारणी का प्रसार आपको बताया है I A2 B3 माइनस B2 A3 प्लस J A3 B1 माइनस B3 A1 और प्लस K A1 B2 माइनस A2 B1। तो इस प्रकार से हम, यानी हमको A क्रॉस B अगर निकालना है तो हम सीधे सीधे इतना लिखकर इसका प्रसार कर सकते हैं, यानी A क्रॉस B इज इक्वल टू एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट I J के A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब हमको कहीं एक्सपेंशन ज्ञात करना होगा, कहीं A क्रॉस B निकालना होगा, तो हम ये इतना ना करके सीधे A क्रॉस B के लिए इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं, और जब हम इसका उपयोग करेंगे तो हमको A क्रॉस B प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से हम
क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे एक प्रश्न है, यदि वेक्टर a बराबर 2i धन j धन 3 के, वेक्टर b बराबर 3i धन 5j माइनस 2 के, तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मापांक ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे? वेक्टर a क्रॉस वेक्टर i j 2 1 3 3 5 माइनस, और अब हमने आपको बताया था प्रसार करने के लिए इस कॉलम को आप यहाँ लिखिए और फिर इस कॉलम को यहाँ लिखिए। अब प्रसार करते हैं। -2 -15 प्लस j 9 प्लस 4 और प्लस k 10 माइनस, तो आपका ये -17i प्लस 13j और प्लस 7। इस तरीके से आप इसका मापांक निकाल सकते हैं। -17i धन 13j धन 7 के मापांक निकालेंगे तो हो जाएगा a क्रॉस b का मापांक इक्वल टू -17 स्क्वायर और 3 स्क्वायर एंड 7। क्या आएगा? 17 का स्क्वायर और आपका ये 49 हो जाएगा, और 9 9 18 9 27 2 8 2 10 6 16 4 20 2 2 2 4 1, तो √507 ये आपका मापांक हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि एक सदिश a दिया है और एक सदिश b दिया है, और इन दोनों के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करने कहा जाता है। यदि वेक्टर a बराबर i प्लस j प्लस k, वेक्टर b बराबर i प्लस 2j प्लस 3k, 2j प्लस 3k, तो a माइनस b तथा a प्लस b में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। लंबवत मात्रक सदिश जो होता है वो उन सदिशों के क्रॉस गुणन और उनके मापांक के अनुपात के बराबर होता है। माने तो a प्लस b तथा a माइनस b के लंबवत मात्रक सदिश क्या होता है? सॉल्यूशन a प्लस b निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? जोड़ देंगे 2i 3j और 4k, ये आपका वेक्टर c हो गया। और वेक्टर d क्या होगा? a माइनस, ये क्या होगा? घटा देंगे, i 0 हो जाएगा, -j -2, ये हमारा वेक्टर c और वेक्टर d हो जाता है। अब हम c क्रॉस d निकालेंगे। i j k 2 3 4 0 -1 -2, यहाँ 2 0 3 माइनस, i -6 प्लस 4 प्लस j 0 धन 4 और प्लस k -2 -0, यानी -2i प्लस 4j और माइनस, ये हो गया आपका वेक्टर c क्रॉस वेक्टर d। अब क्या करेंगे? -2i धन 4j -2 के, इसलिए लंबवत मात्रक सदिश c क्रॉस d अपान मॉड c क्रॉस, तो -2i 4j -2k √4 16 4, तो 16 4 20 4 24, और 24 का वर्गमूल लेंगे तो
2√6 वो 2 कट जाएगा, 2j माइनस के और बटे माइनस आई धन 2j माइनस के और अपान √6। ये आपका दो सदिश दिए हैं और उनके लंबवत मात्रक सदिश पूछा जा रहा है, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। और अगर दो सदिश दिए हुए हैं और वो किसी चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को निरूपित करें, तो आप उनका क्रॉस गुणा करके उनका मापांक निकाल लेंगे तो हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अगर त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं दी हुई हैं तो उनको हम क्रॉस गुणा करके मापांक निकाल के 2 से भाग दे दें तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। हमारा ये सिलेबस काफ़ी आगे पहुंच चुका है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न हम करा रहे हैं आपको। बाकी एक्सरसाइज आपको करनी है 10.3, 10.4 आपकी ये हो जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी चर्चा करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न, यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी इस प्रकार हैं कि इनके परिमाण क्रमशः 3, 4 तथा 5 हैं और इनमें से प्रत्येक अन्य दो के योगफल पर लंब है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मापांक ज्ञात कीजिए, इनका परिमाण क्या होगा। तो यहाँ पर ए का मान दिया है 3, बी का मान 4 है और सी का मान 5 है। और वेक्टर ए बी और सी पर लंब है, माने वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से वेक्टर बी डॉट सी प्लस ए बराबर भी 0 होगा और वेक्टर सी डॉट ए प्लस बी बराबर भी 0 होगा, क्योंकि दो का योग तीसरे पर लंब है। अब हम इसका मान हमको ज्ञात करना है और इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, सी होल स्क्वायर लिखेंगे तो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2a डॉट बी 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंशन इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको हम इतना भी लिख सकते हैं ए डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए धन ए डॉट बी, दो जगह अलग अलग लिख रहे हैं, धन बी डॉट सी और धन सी डॉट ए। अब हम इनको दो दो का पेयर बना के लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए डॉट बी और बी डॉट सी को एक साथ लेंगे तो हो जाएगा ए प्लस सी डॉट बी प्लस, इससे ए ले लें बाहर तो बी प्लस सी और प्लस इससे सी बाहर ले लें तो ए प्लस बी प्लस, क्योंकि अदिश गुणनक्रम बिन्मेल नियम का पालन करता है, ये सब मान 0 हो जाएंगे और ये मान हो गया 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 0 0 0, यानी 9 16 25 और आपका ये हो जाएगा √50 2√5। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है परीक्षा के लिए। और ये आपका वेक्टर अलजेब्रा खत्म होता है। पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर कराने का प्रयास कर रहे हैं पूरे चैप्टर के। एक्सरसाइज या प्रैक्टिस नहीं कराई जा सकती है, प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपकी इस समस्या का समाधान करने का भरसक प्रयास करेंगे। आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर एक्सरसाइज को करिए। एक्सरसाइज को करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी होगी। प्रैक्टिस आपको करनी है मैथमेटिक्स में। हमारे चैनल पर आप बने रहिए, आपको हम पूरा कंटेंट अवेलेबल कराने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसके बाद 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की बात करनी है, त्रिविमीय ज्यामिति की चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। अपना सिलेबस आप कंप्लीट करें।
हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले ऑल सेलेक्ट करने पर आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप उन वीडियोस का लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकेंगे। चैनल पर बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखें। हम महत्वपूर्ण सवालों की श्रृंखला यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, वो बोर्ड परीक्षा के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, आपके लाइक और शेयर से ही हमको प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे हम और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट अवेलेबल कराते रहेंगे। धन्यवाद।